हाँ, तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है नेशनल इनकम एंड एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, नेशनल इनकम को करंट प्राइस इट मीन्स जो है कि प्रेजेंट जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा, जैसे 2020-21 की अगर मैं बात करूँ तो 2020-21 के दौरान हम क्या करेंगे कि जितना प्रोडक्शन किया गया होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वैल्यू को मैं इस ईयर के प्राइस पे क्या करूँगा, वहाँ पे कंक्लूड करूँगा। इस ईयर के प्राइस पे इन द सेंस मतलब यहाँ इस ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कितने होंगे, उस प्राइस पे मैं टोटल वैल्यू को कंप्यूट करूँगा। जो करंट प्राइस है उसको मैं नॉमिनल प्राइस भी कहता हूँ, कि जब मैं अगर नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो वो नॉमिनल नेशनल इनकम हो जाएगी। ओके, एंड द सेकंड वन इज कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस इन द सेंस मतलब जब प्राइसेस क्या होंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब जब जो बेस ईयर आप क्या करोगे वहाँ पे मेंशन करोगे। आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो, अगर वो एक बेस ईयर होगा, बेस ईयर का मतलब जहाँ पे एक ऐसा ईयर जहाँ जो मनी का फ्लक्चुएशन है, जो हमारा मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा जिसमें चेंजेस ना आए हो इकोनॉमी के अंदर, तो उस ईयर को हम वहाँ पे जनरली बेस ईयर ले लेंगे। तो एक ऐसा ईयर जहाँ बहुत ज़्यादा जो है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस ना आए हों, वो हमारा बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइस जो है हमारा मेंशन हो जाएगा। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस मतलब करंट प्राइस पे किस तरीके से हो जाएगा, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब नेशनल इनकम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें मैंने जैसे बताया था कि नॉर्मल जो रेजिडेंट है किसी भी कंट्री का, उसने एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कितनी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, और उसको मैं मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कितने मनी जो है मनी को क्या किया उसने वहाँ पे उसका प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू। तो मैं करंट प्राइस पे देख रहा हूँ, इट मीन्स प्राइस ऑफ द करंट ईयर यानी कि जिस ईयर में मैं हूँ उस ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग ही जितना जो है टोटल वैल्यू जो है कि कंप्यूट की गई होगी हमारे द्वारा। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज, हाँ अभी इसके एग्जांपल की अगर बात करें, इन 20 2020 1 lakh units are to be produced and current market value at the rate 10 per unit। 2020 की अगर बात करें, मान लो कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो 1 लाख यूनिट का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कैसे कर रहा है, ईच यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है, उससे निकलने वाली जो मार्केट जो मनी वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपीज़ है। उसका प्राइस उसने फिक्स कर दिया 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ के प्राइस पे जो है कि 1 लाख यूनिट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो टोटल कितनी इनकम जनरेट हुई है, तो इनकम y इज इक्वल टू बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनकम y इज इक्वल टू बी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। कितना उसका प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ, तो वो हमारा इनकम का फॉर्मूला बन जाता है। और इनकम को जनरली क्या करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई मतलब यील्ड, यील्ड क्या होता है कि टोटल जो ओवर वैल्यू को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जनरली अगर इनकम की बात करें तो आई है इसका, हम आई से इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्यों, जनरली इन्वेस्टमेंट के लिए ही आई का यूज़ किया जाता है। और इनकम क्या होता है, यील्ड यानी कि ओवरऑल मैंने बताया था सैलरी और इनकम अगर डिफरेंशिएट करना हो किस तरीके से करेंगे, तो ये ओवर या टोटल की ग्रॉस की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे इसको यील्ड के फॉर्म में ले लेते हैं, वाई के फॉर्म में ले लेते हैं। तो वाई इक्वल टू बी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है, हाँ हम इस तरीके से चाहे प्राइस को हमने पीछे से इसको जो है कि वहाँ पे वैल्यू को कम्युनिकेट कर दिया है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 लाख यूनिट इसका क्वांटिटी आउटपुट है, मल्टीप्लाई बाय इसको 10 रुपीज़ जो इसका प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट ईयर पे किसी भी नॉर्मल रेजिडेंट ने, किसी भी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट ने, उसने क्या किया है, 10 लाख रुपीज़ का वहाँ पे वैल्यू का जनरेशन किया है। ठीक, तो ये तो नेशनल इनकम था। अब अगर जीडीपी की बात करूँ मैं, कि करंट प्राइस पे किसी भी कंट्री की जीडीपी क्या होती है, तो इफ़ जीडीपी इज टेकन एट करंट प्राइस देन इट विल बी नोन एज नॉमिनल जीडीपी। यदि किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है उसको हम करंट प्राइस पे कंप्यूट करें, तो वो जो जीडीपी की वैल्यू होगी दिस विल बी नोन एज नॉमिनल जीडीपी, वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। नॉमिनल का मतलब जो हमारा जो करंट प्राइस है, और करंट प्राइस क्या होगा, मान लो अगर हम कंपेयर करेंगे 2020 के प्राइस को 2000 के प्राइस से, तो 2000 से जब आप बढ़ गए हो अभी 2020 में, तो आप देखते हो कि प्राइस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के हाई होते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो
ये प्राइसेस जो हाई हो रहे हैं ये हमारा नॉमिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब ये नॉमिनल वैल्यू होती है तो इट मीन्स हम यहाँ पे एक्चुअल जीडीपी की बात नहीं कर सकते। ये कैसी जीडीपी हो जाएगी? नॉमिनल, जो हमने करंट प्राइस पे लिया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। तो जो ये इनकम, इस जीडीपी से जो इनकम हमने अर्न की होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? नॉमिनल नेशनल इनकम हो जाएगी। तो नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है? जिस इनकम को हम क्या करते हैं, या जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसकी वैल्यू को हम क्या कहाँ पे जाके देखते हैं? जो हमारा करंट प्राइस होता है, जो प्रेजेंट प्राइस होता है। तो ये करंट प्राइस का था। नेक्स्ट है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस पे किस तरीके से करेंगे? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये मनी वैल्यू है किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू है प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने एक साल के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितनी मनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए होंगे, मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। यदि हम उसको बेस ईयर के प्राइस पे कंप्यूट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। कहाँ? एट कांस्टेंट प्राइस। वो जो कि हमने कांस्टेंट प्राइस पे लिया होगा। नेशनल इनकम को करंट प्राइस पे लिया था, यानी कि जो प्रेजेंट में जो प्राइसेस होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, उसी पे वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। ठीक। और कांस्टेंट प्राइस पे यानी कि जो हमारा एक बेस ईयर होगा, उस बेस ईयर पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। अब बेस ईयर कैसे हो जाएगा? बेस ईयर शुड बी फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। जो बेस ईयर होगा वो प्राइस, उसमें प्राइस का फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंज ना आया हो, या एक ही साल के अंदर वो ईयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी मान लो जनवरी के महीने में एक बिस्किट के पैकेट का प्राइस 10 रुपीज़ था और नवंबर दिसंबर आते आते 40 रुपीज़ हो गया। तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं ना। तो डिफ़र नहीं करना चाहिए प्राइस को बहुत ज़्यादा। हाँ, और या जिसमें जो है कि डिजास्टर या कोई नेचुरल जो कैलेमिटीज़ होती हैं ये ना हुई हो, या रिसेशन की प्रॉब्लम ना आई हो इकोनॉमी के अंदर, जितने भी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा जो है कि इफ़ेक्ट ना हुआ हो, तो वो मतलब वो ईयर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल ईयर होना चाहिए, जहाँ जितने भी सारे जो है कि मनी या प्राइस फ्लक्चुएशंस ना हुए हों। अब जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक 2011-12 एज अ बेस ईयर एट मार्केट वैल्यू। और सीएसओ जो कि क्या कर रहा है, इसका अकाउंटिंग कर रहा है नेशनल इनकम का, और उसने क्या करा हुआ है? बेस ईयर ले रखा है, मतलब 2011-12 को बेस ईयर मान रखा है। हम 2020 में अगर नेशनल इनकम को कंप्यूट करेंगे तो यहाँ जो बिस्किट का पैकेट होगा, अगर रियल इनकम की अगर बात करेंगे तो रियल इनकम हमें कैसे निकलेगी? यहाँ जो बिस्किट का पैकेट का प्राइस होगा 2020 में, जितने मैंने यहाँ बिस्किट के पैकेट का प्रोडक्शन किया होगा, मान लो 2020 में मैंने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया था, और 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय यहाँ बिस्किट के पैकेट का प्राइस है कितना? मान लो 10 रुपीज़। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू बी 1000 रुपीज़। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल 1000 रुपीज़ की मनी वैल्यू मैंने प्रोड्यूस की है 2020 के दौरान। लेकिन ये मेरा नॉमिनल होता है, करंट प्राइस पे मैंने निकाला है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हों और इतना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ना किए हो। ठीक। अब हम इसको नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल इनकम बोल देंगे। एक्चुअल इनकम की बात करूँगा तो वही बिस्किट को जो है, अगर मैं ऐसे ले लूँ कि मैंने 100 यूनिट का बिस्किट का प्रोडक्शन यहाँ किया है, ठीक, मल्टीप्लाई बाय उसका प्राइस, तो मैं एक बेस ईयर मानता हूँ जहाँ प्राइस जो है कि फ्लक्चुएशन ना हो। जैसे 2011-12 की मैंने बात की, मान लो वहाँ जो बिस्किट के पैकेट का प्राइस था वो था 9 रुपीज़। तो 9 रुपीज़ इट मीन्स वहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी कि 900। तो उस 2011-12 के कंपैरिजन में मैंने ये चेक किया है कि मेरा जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो 900 की है। तो एक्चुअल 900 का मेरा प्रोडक्शन हुआ है, उसके मुकाबले अगर यहाँ देखें तो 1000 का वो दिखा रहा है। तो 100 रुपीज़ की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया है उसने, प्राइस मतलब वहाँ पे क्या हो गया है? इंक्रीज़ हो गया है। तो प्राइस के इंक्रीज़ हो जाने से मेरी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 100 रुपीज़ ज़्यादा आई है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जब मैं रियल जीडीपी या रियल इनकम की बात करूँगा तो उसको नेशनल इनकम को कहाँ काउंट किया जाएगा? आपका जो बेस ईयर का प्राइस होगा, जो कांस्टेंट प्राइस होगा उस पे ही काउंट किया जाएगा। इफ़ जीडीपी इज टेकन एट बेस ईयर प्राइस देन इट विल बी नोन एज रियल जीडीपी। अब अगर जीडीपी की बात करें, यदि जीडीपी को जो है बेस ईयर के प्राइस पे कंप्यूट किया जाएगा तो वो कैसी जीडीपी कहलाएगी? दैट विल बी नोन एज रियल जीडीपी। वो हमारी रियल जीडीपी होगी। रियल कैसे हो गई? क्योंकि हमने उसको बेस ईयर पे लिया है, और करंट ईयर पे लेता तो क्या हो जाता? वो ओवर वैल्यूएट हो जाती प्राइस, मतलब कीमत जो है कि बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि इतनी जो है मनी जो है कि हमने जनरेट की है, लेकिन एक्चुअल उतनी मनी जनरेट नहीं की है, वो तो प्राइस के बढ़ने से हो गया है।
एक ही बिस्किट का पैकेट वहाँ भी प्रोड्यूस किया जा रहा था और यहाँ भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। वहाँ वो 5 रुपीज़ का था, यहाँ 10 रुपीज़ का है। तो यहाँ क्या हुआ, अब हमने उस बिस्किट के पैकेट में कुछ प्रोडक्शन तो नहीं किया है ना, केवल यहाँ मनी वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुआ है, प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इन कांस्टेंट प्राइस। हम करंट प्राइस से कांस्टेंट प्राइस की ओर किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे। करंट प्राइस मतलब आपने नेशनल इनकम निकाला, वो करंट प्राइस पे आ जाएगा, और फिर आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट प्राइस पे निकाल रहे हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जो है कि वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।